देखिए तो आप लोगों का क्या है ना, जो बैच 5 चल रहा था, मतलब बैच 5 तो आप लोग का वो था ना, मतलब उसमें सिलेबस हम लोग कर रहे थे। आई थिंक उसमें क्या वो लास्ट का वो रह गया था, जो भुवन सर पढ़ा रहे थे, क्या उसमें कुछ टॉपिक रह गया था, हो गया है कंप्लीट? थोड़ा सा बचा है सर। वो रिग्रेशन का आई थिंक वो कॉन्फिडेंस इंटरवल शायद बचा होगा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस इंटरवल बचा है सर। कोएफिशिएंट का ना, तो और ये सर गॉस मार्कोव थ्योरम भी कंप्लीट नहीं हुआ सर। अच्छा, तो जैसे क्योंकि आपको देखो बैच 1 या बैच 2 ये तो जैम सिलेबस था, तो ये करना ही है आप लोगों को, मतलब कर लिया होगा आप लोगों ने से। तो ये तो जैम सिलेबस था जिसका गेट में 65 या 70% अप्रोक्स वेटेज है। बाकी बैच 5 हम लोग एक्स्ट्रा सिलेबस कर रहे थे, तो इसमें 1-2 लेक्चर बाकी है, वो मैं करवा के कंप्लीट करवा देता हूँ। अब ये बैच 6 अभी मैं चला रहा हूँ, इसमें अभी 3 लेक्चर हुए हैं, ठीक है ना। तो एक लेक्चर 2023 का हमने डिस्कस किया था, पहले 30-35 क्वेश्चन। दूसरे लेक्चर में 2023 का ही सेकेंड पार्ट डिस्कस किया था। तीसरे लेक्चर में 2022 के हाफ डिस्कस किए थे। और आज मैं क्या करता हूँ, 2022 के ही जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस कर देता हूँ। जो कल क्लास होगी तो आप लोग ये सॉल्व करके आइए खुद से, अपने से एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। और जो जो क्वेश्चन नहीं होता है तो वो कल हम इसका डाउट करते हैं। जो कल 9 to 11 क्लास होगी, तो 2023 एंड 22 जो गेट के पेपर्स हैं वो ट्राई करके आइए। और हो सके तो पहले ही आप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, ताकि मैं एक बार देख लूंगा क्या है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर जो रह जाएगा उसके आगे। तो आज हम ये एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं जैसे कर रहे हैं, क्योंकि पीवाई को सॉल्व करना बहुत जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, और आप लोग ये सॉल्व कीजिए एक एक क्वेश्चन खुद से, एज ए मॉक टेस्ट समझ लीजिए, आप करना तो है ही। फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे वो डाउट्स इसका। अच्छा, इसको यहाँ चला गया। तो हम लोग इसमें पहले 30 क्वेश्चन लास्ट टाइम, मतलब अभी ये 4th लेक्चर है बैच 6 का, ठीक है ना। पहले 2 लेक्चर में 23 का डिस्कशन हुआ है, अगले आज 4th लेक्चर है बैच 6 का। तो 22 का ही आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं, फिर कल डाउट इन दोनों का कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में 30 तक डिस्कस किए थे, ठीक है। कि तो ये आज भी हम कर रहे थे डिस्कस, तो इजी है ना। इसमें सिंपल है कि लाइक कि आपको क्या करना है, ये एक्स वाई का मीन वेरिएंस दे रखा था, आपको पता ही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं बस हिंट दूंगा, आपको सॉल्व करके आना है। और आप घर पे प्रॉपर सॉल्यूशन बनाइए, प्रॉपर आप खुद से गेट का सॉल्यूशन बनाइए ना, एक एक क्वेश्चन का। क्योंकि मार्केट में कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है गेट के सॉल्यूशन का। मैं सोच रहा हूँ इस बार अगर कोई बच्चा ढंग से सॉल्यूशन बनाओ तो उसी को टाइप करा के मार्केट में बुक लॉन्च कर सकते हैं, है ना। ये है, तो क्या टाइप भी तो करवाना है, टाइप करवा के बुक बना के अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे वो डाल दो, तो लोग खरीदेंगे, ऐसे है। दो दिन बाद वो बुक का पीडीएफ बना के वो सर फ्री में सबको बांट देंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लोगों का हेल्प करना। पैसे तो बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पीडीएफ बांटेगा हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा नाम जाएगा, इतना खुशी तो होगी, हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट ये कि हमारे को अगर आप पैसे कमाने के इस फील्ड में आप कुछ नहीं, हमारे गेट एस्पिरेंट 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें आधा तो ऐसे हैं जो बस फॉर्म भर देता है, डिफरेंट डिसिप्लिन वाले। तो हमारे फील्ड में गेट स्टैटिस्टिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के मुश्किल से 500,000 बच्चे हैं, तो अगर सब बुक खरीदेंगे तो 500 बुक बिकेगा आपको, वही बुक कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए बुक भी नहीं है मार्केट में। तो हम जो मैं चाहता हूँ उसमें क्या है कि बच्चों के पास पहुंच जाएगा तो हेल्प हो जाएगा। जैम में भी ऐसा ही है, 2018 तक का ही सॉल्यूशन है, वो अमित सर ने 2018 में ही लिखा था, उसके बाद उन्होंने अपडेट नहीं किया अभी तक। तो 19, 20, 21, 22, 23 का सॉल्यूशन मार्केट में आया नहीं। तो ये है, तो मैंने जैम वाले बच्चों को बोला हुआ है कि ढंग से सॉल्यूशन लिखो, बाद में उसी को क्या करना, टाइप करा के बुक बना के ढंग से प्रोफिटिंग करा के, बस वही है मार्केट में उसको फ्लिपकार्ट अमेज़न बेचो। बेचना क्या है, नहीं तो अपना एक आ जाएगा बच्चा स्कैन करके अपना भेजेगा, लेकिन मैंने बच्चों के पास पहुंच जाएगा ना, तो बच्चों का हेल्प हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, सो देखिए, सो मीन एंड वेरिएंस आपको दे रहा है, इजी है, तो आज ही हम सॉल्व कर रहे थे। ये m'0 आपका 1/2 है, और वेरिएंस से m" ये आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये ht जो है y का mgf है, तो पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ y। तो पता ही आपको वेरिएंस ऑफ y का मतलब
ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। अब ई वाई स्क्वायर के लिए आपको h डबल डैश जीरो निकालना पड़ेगा, ई वाई के लिए आपको h डैश जीरो फिर इसका होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा ना। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इन्फॉर्मेशन तो पता ही है, m डैश जीरो पता है, m डबल डैश जीरो पता है, m जीरो 1 होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ई वाई आ जाएगा t जीरो रखने पे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ई वाई स्क्वायर आ जाएगा और उन दोनों के हेल्प से वेरिएंस y आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए। यहाँ जो क्वेश्चन है कि xi रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपको दे रखा है, ये पीडीएफ क्या है, गामा है ना। तो ये कहीं ना कहीं गामा अल्फा की जगह 1/6 है और बीटा की जगह 1/8 है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब तो ये हो गया। आप पूछ रहा है कि x बार आपको पता है ये क्या है, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो एक्सटेंशन है डेल्टा मेथड उस पे है ये, कि बता रखा है आपको ये कुछ ऐसा है, रूट n इंटू जी एक्स बार माइनस जी म्यू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, तो आपको पता है ये सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर पूछ रहा है। सो दिस सिग्मा स्क्वायर इज जी डैश म्यू होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ, ये जो इसका एक रैंडम वेरिएबल ले लो x1 मान लो, तो ये आ जाएगा, ये निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जी डैश म्यू आपको दिख जाएगा, मीन क्या है, यहाँ से मीन निकाल लीजिए। तो ये इस पैटर्न पे है एक्चुअली। तो जी एक्स यहाँ जो फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, मान लो जी टी लिख देता हूँ, तो जी टी इज टी इंटू 3 माइनस टी, ये फंक्शन जी टी है मेरा। तो ये इस पैटर्न पे होगा। अब इस पे पुट करके ये निकालिए सिग्मा स्क्वायर क्या, ये आएगा जी डैश म्यू होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस x में। तो ये फॉर्मूला है, डेल्टा मेथड नाम है इसका, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है ये। यहाँ जो आपके पास है कि एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सॉरी पॉइजन, हाँ ठीक है, पॉइजन प्रोसेस xt है, देन पीएमएफ आपको दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये, हाँ ये आपका क्या है, xt क्या है, पॉइजन 4t, पॉइजन 4t है, तो लैम्डा मतलब 4 है यहाँ पे। सो अच्छा ये तो आसान है काफी। Ct1t2 इज द कोवेरिएंस फंक्शन ऑफ पॉइजन प्रोसेस। तो इसका जो फॉर्मूला था ना, क्या था, लैम्डा मिनिमम ऑफ t1t2, तो इससे आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, इजीली तो हो जाएगा। तो आपका लैम्डा टाइम, तो लैम्डा यहाँ 4 है और इन दोनों का मिनिमम 3 है, 4 3 12 है, तो इजी है, तो उससे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है कि रैंडम सैंपल साइज 4 का है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ये लिया, ठीक है। ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यूज ये x1 x2 x3 x4 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है हमें। अब देन द मेथड ऑफ मोमेंट, तो आसान है, तो जैम लेवल का भी इजी क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली ex बराबर x बार करने आ जाएगा। तो उससे ex यहाँ से आ जाएगा, x बार यहाँ से आ जाएगा, इक्वेट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो वही आपका आंसर है। यहाँ कह रहा है कि अ कंपनी, हालांकि ये सब क्वेश्चन हम लोग जब सिलेबस पर तभी किए थे, तो ठीक है, दोबारा तिबारा चौथी पांचवी छठी बार करना कोई नुकसान नहीं है ना। नेट उट में आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका यही वजह है कि आप उस पीवाईक्यू को 4-5 बार 10 बार नहीं कर रहे हो, शायद एक बार कर रहे हो, एक बार भी ठीक से नहीं कर रहे हो, ये दिक्कत है। तो अ कंपनी समटाइम्स स्टॉप पेइंग ऑफ क्वार्टरली डिविडेंड्स, ठीक है। इफ द कंपनी पेज the quarterly dividend, the probability that the next one will be paid is 0.7, and if the company stop the quarterly dividend, तो इसका मैट्रिक्स बनाना है आपको जस्ट। if the company stop the quarterly dividend, the probability that the next quarterly dividend will not be paid is 0.5, then the probability, डिविडेंड क्या है सर, हाँ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कुछ नहीं, हमें डेटा से मतलब है, वर्ड से मतलब नहीं है। मतलब क्वार्टरली डिविडेंड मतलब पेमेंट समझ लो, क्वार्टरली पेमेंट, शेयर पे जो प्रॉफिट मिलता है इसमें। हाँ मतलब वो समझ लो, क्योंकि हमें एक्चुअली टेक्निकल टर्म से कोई ज्यादा मतलब है नहीं हमें, तो ये सब क्या है, हमें से क्या मतलब, हमें तो समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। नहीं सर, क्वार्टरली डिविडेंड मतलब क्या है, क्वार्टर मतलब किस मतलब वही मैं जानती थी, क्वार्टर क्वार्टर मतलब 4-4 महीने में जो मिलते हैं ना, मतलब क्या हो गया 3-3 महीने का जो पीरियड है। अरे सर काइंड ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है पर क्वार्टर। हाँ, पर 4 महीने पे, क्वार्टरली मतलब पर 3 मंथ, 3 मंथ पे जो मिल रहा है क्वार्टरली ना, मतलब क्वार्टर क्या, एक साल का चौथा भाग हो गया ना क्वार्टर,
ये है ना मतलब 4 months का होगा। हाँ, वही जानना था। ये है। तो इफ द कंपनी पेज द क्वार्टरली डिविडेंड द प्रोबेबिलिटी, देखो अब यहाँ मेन है या तो एक ऑप्शन पेड एक नॉट पेड, एक ये हुआ, यहाँ पेड नॉट पेड, ऐसा समझो आप, ये ऐसा मैट्रिक्स बना रही है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि द कंपनी पेज द क्वार्टरली डिविडेंड, अगर पे कर रहा है तो नेक्स्ट वन पे होगा, अगला जो ट्रांजिशन अगला स्टेप है पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। नेक्स्ट वन पेड। इफ द कंपनी स्टॉप द क्वार्टरली डिविडेंड, अगर पे नहीं करता है तब द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट क्वार्टरली डिविडेंड विल नॉट बी पेड, अगर पहला नहीं पे किया तो अगला भी पे नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। अब आप लोग जानते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, रो सम 1 होता है, तो ये आपका 0.3 और ये आपका 0.5, सम 1 होना चाहिए। और ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखता हूं, a 1 माइनस a b 1 माइनस b, इस फॉर्म में अगर लिख दें इसको हम, तो क्या पूछता है ये, यहां से आपसे पूछ रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल नॉट पे क्वार्टर इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि लाइक p की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने है, समझ लीजिए आप। तो क्या फॉर्मूला आता है इसका, तो फॉर्मूला था ना डायरेक्टली b upon a plus B upon A। जी, b अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी। तो ये पेड और ये नॉट पेड का, तो आपसे क्या पूछा है, विल नॉट बी पेड, है ना, विल नॉट पे क्वार्टरली डिविडेंड, तो नॉट पे का मतलब ये वाला मुझे निकालने हैं, मुझे ये बताना है नॉट पेड वाला, है ना, पेड वाला पूछा तो ये बताना था, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो 0.3 अपॉन आपको 0.8, तो 3/8 आ जाएगा ना, चेक कर लीजिए आंसर है। तो ये फॉर्मूला था जस्ट, पेड नॉट पेड, लॉन्ग रन में ये आ जाएगा। हालांकि आप 2/2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, सेम ही चीज आएगी यहाँ पे, b/a प्लस बी, a/a प्लस बी। अब वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, पाई p बराबर p से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि ये पूछ रहा है कि x1 x2 x8 be a random sample taken from distribution with PDF दे रखा है आपको। अच्छा ये तो हमने पढ़ा था ना, f8 be the empirical distribution function of the sample, so alpha, तो उसमें एक हमने लिया था tn, लिया था n टाइम fn, है ना, जब हम पढ़ रहे थे empirical distribution function, तो tn जो था n टाइम fn था, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बाइनोमियल n fx। हाँ n fx of x ये था, तो n fn इसका होगा, इसका अल्फा का वैल्यू अल्फा होगा fx into 1 minus fx by n होगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम था, मतलब ये थ्योरम है कि n fnx का tn या sn शायद नाम दिया, sn या tn जो भी था, तो tn नाम दिया था, तो tn n fn and this has बाइनोमियल n fx हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका वेरिएंस ऑपरेट कर लो तो इजीली आ जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ, ये भी आप जानते हो फॉर्मूला, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू p 1 माइनस p, और ये n इधर है तो अपॉन जाके n स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसका वेरिएंस लगाया तो n स्क्वायर बाहर आया, तो बाद में डिवाइड कर दिया, तो मुझे fn का वेरिएंस चाहिए था ना। अब n यहाँ दिख रहा है आपको, n यहाँ 8 है, x यहाँ 2 है, पुट कर लीजिए, तो x के जगह 2 रख दीजिए और n के जगह 8 रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये पीडीएफ है, यहाँ से आप सीडीएफ निकाल सकते हैं। सो यू फाइंड द सीडीएफ एंड देन यू फाइंड सीडीएफ एट 2, क्योंकि x 2 है आपका, तो इस फॉर्मूले में x को 2 रखना है, n को 8 रखना है, आंसर निकालिए, आ जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, M be a 3x3 real symmetric matrix with eigenvalues -1, 1 and 2 and the corresponding unit eigenvectors u, v, w, ठीक है ना। तो पूछ रहा है let xy be the two vectors in R cube such that mx की वैल्यू ये है, m square y ये है। अब मुझे क्या पूछ रहा है इसमें, consider the usual inner product in R cube, okay, the value of x plus y
मॉड्यूलस स्क्वायर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, यहां से पहले तो आपको x प्लस वाई निकालने की जरूरत है, तो ये कोई दिक्कत, यहां से क्या कीजिए आप पहले m इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो mx यहाँ पता है मुझे, मैं my निकालना चाह रहा हूँ, तो m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो m इनवर्स u माइनस m इनवर्स v माइनस 2 टाइम m इनवर्स w, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो m इनवर्स u m इनवर्स v है ना, 2 टाइम इनवर्स w। और आप यहाँ से देखिए जो m की आइगन वैल्यू है -1 1 2, तो यहाँ से आपको समझ आ ही रहा होगा। सो m टाइम u इज 1 माइनस 1 टाइम u, m टाइम v इज 1 टाइम v, m टाइम w इज 2 टाइम w। तो इनवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर भेज दो। या आपको पता है कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ m, तो 1 बाई लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ m इनवर्स, तो उससे आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो m इनवर्स यूज हो जाएगा ना, वो -1, यहाँ से अगर निकालोगे आप तो ये m इनवर्स u इज -u रहेगा, m इनवर्स v रहेगा, m इनवर्स w 1/2w हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो यहाँ से कर लीजिए वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आप my निकाल लोगे तो m इनवर्स u इज u, m इनवर्स v जो है वो v है, अच्छा माइनस u था ना, m इनवर्स u इज -u, m इनवर्स v इज v, -2 टाइम तो 2 कैंसिल, m इनवर्स w इज w। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, mx मिल गया, my मिल गया, अगर इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, तो बोला कंसीडर द इनर प्रोडक्ट दिस, हमें क्या चाहिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे सर v प्लस w होगा सर। x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई ऊपर लगा रहा हूँ वेक्टर, ये समझ लो वो वेक्टर जैसा दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई ये निकालना है आपको। सर mx प्लस my सर क्या आएगा, u प्लस w आएगा सर, v प्लस w आएगा सर। तो m टाइम्स x प्लस वाई, तो आप इसको ऐड कर लोगे जैसे माइनस, ऐड करने से v प्लस w आ रहा है, तो v प्लस w आ गया, तो यहाँ m को फिर से राइट में शिफ्ट कर दो, तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका, इस पर सर m इनवर्स v, m इनवर्स v आपका v है, m को m इनवर्स v इज v, m इनवर्स w बाई 2। ठीक है, तो x प्लस वाई आ गया। अब मॉड x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई, ये वेक्टर है ना, एज अ वेक्टर x y है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, v प्लस w बाई 2, v प्लस w बाई 2, v डॉट v कितना हो जाएगा, मॉड v स्क्वायर, और मॉड देखो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स है तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो v डॉट v मॉड v स्क्वायर, v डॉट w क्या होगा, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, mx सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, मतलब कि जो उसका आपको बन रहा है जो आइगन वेक्टर से जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, जो p इनवर्स mp डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये कॉलम वेक्टर्स हैं, ये u v w जो आइगन वेक्टर्स है ना, ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 है और एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी थ्योरम था कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, मतलब ये है कि जो आइगन वेक्टर्स बनेंगे वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये फायदा ये बोलना चाह रहा हूं कि u डॉट v 0 होगा, u डॉट w 0 होगा, v डॉट w 0 होगा, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, बस बचेगा 1/4 मॉड ऑफ w स्क्वायर, मॉड v 1 है और ये 1/4 है, तो ये 5/4 आ गया, तो ये 1.25 होगा, देख लीजिए, तो ये 1.25 आएगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर वो जो ऑर्थोगोनल बोल रहे हैं जी, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है डायगोनलाइजेबल और एक आता है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल।
ठीक है ना। तो डायगोनल में क्या था कि देयर एग्जिस्ट, मान लो कोई मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable, डेफिनेशन याद है, इफ एंड ओनली, क्या डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबल का? तो ये तो रखना, ये इसलिए डिवीजन जरूरी है सिलेबस का, कि ताकि आपको हर टर्म का डेफिनेशन क्लियर हो, उससे रिलेटेड थ्योरम्स आपको याद हो, तब आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। सो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ या एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट, कि मान लो P है, सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये क्या होता है? सेम चीज, बस ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के जगह पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, यही डेफिनेशन कॉपी हो जाएगा, बट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जगह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक थ्योरम ये होता है कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो जो ये P मिलेगा उसमें, और हालांकि ये P क्या होता है, P के जो कॉलम्स है वो आइगन वेक्टर्स ही होते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पे जो आएगा ये इसी वजह से, मतलब एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो हम यूज कर रहे हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे U भी W जो है ना, तो ये जो होंगे एक दूसरे से ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये खुद का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो इजी सा लग रहा है, देखिए। सो ये बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। सो ये इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो ये इक्विवेलेंट है 1/n के, लेकिन चूंकि -1 की पावर n है, तो लेबनिज टेस्ट से जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होता है उससे ये कन्वर्जेंट आएगा, तो S1 इज कन्वर्जेंट। S2 क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो रैशनलाइज करेंगे आप, तो यहाँ से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, a + b a - b, सो n² कट जाएगा, आ जाएगा √n² + 1 + n, इसकी भी डिग्री 1 है, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप चेक करके देखिए, दोनों कन्वर्जेंट। अच्छा, कंडीशनली की बात कर रहा है, यहाँ कन्वर्जेंट तो है, लेकिन ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कह रहा है। अभी कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, अब देखो, जब तक आपको एग्जाम में अगर इस वर्ड का मीनिंग ना पता, मतलब डेफिनेशन नहीं पता, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। कंडीशनल कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो मॉड्यूलस में वो कन्वर्जेंट होना कंपलसरी नहीं, लेकिन वो नॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। मतलब विदाउट मॉड्यूलस जो कन्वर्जेंट होता है उसको कंडीशनल कन्वर्जेंट बोलते हैं। वो मॉड्यूलस में डाइवर्जेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ऐसा हो, खुद तो कन्वर्जेंट हो लेकिन उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट ना हो, तो ये दोनों खुद कन्वर्जेंट है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से, खुद कन्वर्जेंट तो है, लेकिन इसका जो मॉड्यूलस जो ही लोगे आप, मॉड लोगे इसके टर्म्स का, तो ये -1 के बारे में गायब हो गया, तो 1/n, ये सीरीज कुछ ना कुछ 1/n जैसा है, और ये भी वैसे ही है, तो ना तो ये कन्वर्जेंट ना वो कन्वर्जेंट। तो देखो, तो अगर पूछता कौन सी कन्वर्जेंट है, बोथ कन्वर्जेंट है, कौन सा कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कोई भी नहीं। अब आंसर चेक करो क्या दे रखा है, तो कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना। आंसर की आप चेक कर सकते हो ऑफिशियली, ताकि मैच होता रहेगा, ठीक है ना। समझ आ रहा क्यों, क्योंकि ये सीरीज 1/n कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन -1 की पावर n अपॉन n की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब ये सब कॉन्सेप्ट नेट में भी खूब आते हैं, है ना, सीएसआर नेट में इस कॉन्सेप्ट। सर बोथ कन्वर्जेंट होगा ना, लाइक क्योंकि उनका मोड कन्वर्जेंट नहीं है, डेफिनेशन तो वही बोल रहा है ना। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट कौन सा है? अरे एक मिनट, मैं क्या ले आया हूँ, एक मिनट, मुझे क्या करना है, कौन सा कंडीशनली, अच्छा ऑप्शन सी है सर, आपने गलत। हाँ, वो सी ही होगा, मैं एक्चुअली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक कर रहा हूँ, है ना। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या कहता है, सिर्फ
सिर्फ मॉड्यूलस कन्वर्जेंट होता है और दोनों कन्वर्जेंट होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने गलत लगाया है। समेशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट है ना। तो मैं अब ये चेक कर रहा था कि ऐसा कौन सा सीरीज है जिसमें खुद कन्वर्जेंट है मॉड भी कन्वर्जेंट है, तो कोई भी ऐसा नहीं है ना। हाँ। लेकिन मुझे पूछा है कौन सा कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मतलब ऐसी कौन सी सीरीज है जो खुद कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये दोनों ऐसी सीरीज है जो खुद कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ तो मैं बोला सही हूं, लेकिन यहाँ ऑप्शन लगाते हुए गलत लगाए है ना ये। हाँ क्योंकि आपको ध्यान रखो, एक तो होता है कन्वर्जेंट, एक होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एक है कंडीशनली कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। तो ये चार अलग तरह की चीजें हो गई, तो आपको ये मतलब बताओ। तो ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज है लेकिन मॉड इसका कन्वर्जेंट नहीं है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन कौन सी है जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, बोथ आर कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना। और ये डी ऑप्शन तब ट्रू होता जब बोलता कौन सा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब हो गया खुद भी कन्वर्जेंट हो और मॉड लेने के बाद भी कन्वर्जेंट हो, ये है ठीक है ना। इसलिए आंसर की चेक करते हैं ना, ये समझ आएगा। तो ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन, और ये था कंडीशनली कन्वर्जेंट का। हाँ देखिए यहाँ पे, सो ये जो क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम अ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। लेट म्यू कैप एंड सिग्मा कैप बी द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ दिस एंड दिस। तो म्यू कैप तो आप इजीली निकाल लेंगे है ना, इसका एवरेज ले लीजिए और निकालो क्या आएगा। ये तो क्लास में किया हमने सॉल्व। और सिग्मा कैप का फॉर्मूला यूज करो, कर लोगे आप, इसका फॉर्मूला लिखा है हो जाएगा सर। क्लास में लिखाया हुआ है, फॉर्मूला यूज करना है आपको। देखना है कि म्यू कैप जो है एमएलई क्या है म्यू का, सिग्मा का एमएलई क्या है, वो वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स आएगी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको देखना है क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपके पास एक से एक वेक्टर है जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको म्यू दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। क्या पूछ रहा है? सर ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा सा बता दीजिए। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2, इसका फॉर्मूला था ना उसे लिखाए थे सर। हाँ सर वहां से आपने करवाया था, लेकिन क्या है फॉर्मूला बताओ। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? R2 R.23 R23 dot R1 इक्वल टू उसको ऐसे और फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लास में कराए थे मैंने उस दिन, देखो दोबारा कराया था उस फॉर्मूला के, बस फॉर्मूला देना, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता ना, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मुझे याद है नहीं, मैं देख लेता हूं एक बारी। सर R23 minus R21 31। अरे रुको, मैं एक बार लिखा हुआ है मैं देखो देख लेता हूं, तो उससे कर लेते, हो जाएगा ना। कहना मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने क्लास में कराया ये क्वेश्चन, तो आसान है, बस उसको पुट करना है आपको वैल्यू। उसके लिए आपको पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ता है ना, एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो पहले आप कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल लो। इसमें प्रॉब्लम है सर, इसमें A दिया हुआ है, वो ही निकालना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में आ जाएगा, ये भी तो दे रखा है वैल्यू यहाँ पे, इक्वेशन बन जाएगी, उससे आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप सॉल्व नहीं करते ना, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, दिक्कत आप रिवाइज नहीं करते हो। जो भी क्वेश्चंस हैं जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें साथ में सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एक्चुअली, तो वो आप चूंकि रिवाइज नहीं करते, खुद से सॉल्व नहीं करते, इसलिए आपको हर बार प्रॉब्लम होता है। तो ये तो हम एक बार सॉल्व कर ही चुके हैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, अब जाके देखिए लेक्चर्स, वहां पे सॉल्व कर चुके हैं। हाँ लेकिन आप सीखते क्यों नहीं हो, आपको हर बार डाउट ही होता है, तो क्योंकि हर बार प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप सीखते नहीं, एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम आएगा, आप सीखने की कोशिश नहीं करते ना, ये दिक्कत है। अब जैसे मान लो मेरा एग्जाम होगा तो मैं बार बार रिवाइज करूंगा, ये चीजें हैं। अभी क्या फॉर्मूला जब पढ़ाए तो देख लिए, वरना फिर भूल जाते हैं क्योंकि लेंथी फॉर्मूला उस हिसाब से। तो पहले आप कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालो, क्या करोगे कि ये जो कोवेरिएंसेस हैं उसमें डिवाइड करो वेरिएंस उससे, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे वैल्यू मान लो R111 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33, फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना, ये बता रखा है मुझे कि 5/7 की इक्वेशन बनेगी, तो लेफ्ट साइड में A आएगा और राइट साइड में 5/7 है, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखो फॉर्मूला क्या है ना, तो वो आपको पुट करना है, जस्ट कर दोगे कि नहीं, फॉर्मूला पुट करो डायरेक्टली। हाँ कर लूंगी सर, कर लूंगी।
कुछ है नहीं, आपको ए है क्योंकि आप सॉल्व नहीं करते ना, दिक्कत ये है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करो सीधा आंसर निकालो, ये है। यहाँ फॉर्मूला इसका यूज करना है, x3 ओके कर लूंगी सर। इसमें ये है, ये तो इजी है, बहुत ज्यादा ही आसान है, क्लास 12th वाला क्वेश्चन है ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि y बराबर अल्फा x है और ये डिवाइड करा है एरिया ऑफ रीजन। पहले इसका ग्राफ बना लो आप, और ग्राफ बना के ये उस बीच में ग्राफ बनाओ, और ये लाइन जो है इसके एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बोल रहा है अल्फा क्या होगा। तो ये भी आसान है, करके देखिए, क्लास 12th का क्वेश्चन है। यहाँ 3 वेरिएबल का आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, which one of the following point is on the regression surface of x on yz। अच्छा, तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा है थ्योरी में। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब इसका सर मतलब किया था सर, f ऑफ x गिवन yz करके क्या होगा, मतलब उसका इक्वेशन आया है, पर उससे क्या होगा, मतलब उससे नहीं जा पाएगा। सर मैंने ट्राई किया था, मैंने इसको ज्वाइन निकाला था, हाँ x y का, पर उससे जो इक्वेशन आई थी उसमें ये ऑप्शन पुट करके देखे थे, b सेटिस्फाई कर रहा था। हाँ, वही करना है एक्चुअली। यहाँ पे जैसे आप ये फाइंड करके देखो, तो अगर आप ये फाइंड कर लेते हो सर इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रहा है सर, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं ले पा रही हूँ सर। क्या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रहा है सर? वो 1 प्लस x 1 प्लस ऐसे करके कुछ फॉर्म आ रहा है, मतलब वो मतलब x y z के टर्म में आ रहा है, मैं बोल रही फॉर्म। सर वो एक्चुअली 2x प्लस 3y प्लस z बाई 1 प्लस 3y प्लस z ऐसे करके आ रहा है। कोई बात नहीं, आप देखो x बराबर जो आपका आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ये देखना है। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालूंगी, मतलब x की तो निकालना, y z कांस्टेंट है। अच्छा हाँ x का निकलना है, मैं तो उसको देख के पता नहीं, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन yz है ना, तो yz आपको गिवन है, तो x का उसे नहीं, मतलब वही करना है, एक आपको ये निकालना है इक्वेशन, यहाँ से कुछ आएगा, सो इसमें देखना है कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन को, तो उससे आ जाएगा। ट्राई करके देखो, कल इसी का डाउट क्लास है, पहले आप अभी कल सुबह या रात को जब टाइम मिले आपको एक बार 23, 22 के एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझे भी नहीं आएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद सीख के आपको सिखाऊंगा, लेकिन समहाउ सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ये है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। A random sample x of size 1 is taken, ये PDF है, x by theta is used as a pivot for obtaining confidence interval for theta, तो ये आपका pivot है। Then which of the following is 80% confidence interval for theta, है ना, तो ये हमने क्लास में सॉल्व किए थे, सॉल्व तो किए हैं, कई 2 बार सॉल्व किया मैंने, याद है मुझे। हाँ सर, इसको x by थीटा को सर मतलब y लेके फिर उसको सर y में ट्रांसफॉर्मेशन लेके सर हो गया सर। x by थीटा का पीडीएफ क्या आएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सर थीटा वैनिश हो जा रहा है, मतलब वो हो गया था, फिर उसको उससे सर मतलब वो एक फॉर्म पे पाई स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म पे एक्चुअली पाइवट क्वांटिटी है ना, तो मुझे ये देखना है कि x by थीटा मोर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग, दिस इज 80%, नहीं पहले तो थीटा मोर देन समथिंग, ओके ये हो जाएगा, और यहां से फिर आप x से डिवाइड कर दो इसको, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इजीली, मैं अगर चाहूं तो ऑप्शन से भी इजीली हो जाएगा। सर ये मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें b से लेकर थीटा तक उसको इंटीग्रेट करके 1/10 के इक्वल दे दिया था। अच्छा, फिर तो फिर उसमें वैल्यू आ रही थी, जब x की वैल्यू पुट कर रहे थे आंसर में, तो मैच कर रहा था उससे। देखो मैं तो सिंपल एक काम करता हूँ, जैसे अगर मुझे पहले ऑप्शन ए को चेक करना है, एक अप्रोच मुझे याद है दोस्तों से किया था, तो यहाँ अगर मुझे ऑप्शन ए को चेक करना, मुझे क्या करना है कि इनमें से कौन सा क्या प्रोबेबिलिटी है थीटा इस इंटरवल में होगी, वो मुझे फाइंड करना है। देखिए तो थीटा मोर देन 10.541 से 31.623 है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, और मुझे x को 10 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ थीटा अपॉन 10,
तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1.0541 और यहाँ आ जाएगा 3.1623, ये x है आपका, ठीक है ना। तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लो अब, तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा x बाई थीटा, या सिंपली इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो आप, ये x बाई थीटा मोर देन 1/3.1623 से 1/1.0541। अब ये x अपॉन थीटा का आप पीडीएफ निकाल सकते हो, मान लो y ले लो x अपॉन थीटा, सो एफ वाई ऑफ वाई निकाल सकते हो आप, या नहीं तो आप थीटा मल्टीप्लाई कर दो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। हाँ थीटा आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं करना हो, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा, क्या करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू थीटा अपॉन 3.1623 से थीटा अपॉन 1 पॉइंट क्या था 0041 0.0041 है सर। हाँ हाँ तो जो भी है ना, देखो चेक करना पड़ेगा, 541 था ये, 1.541 इस तरह से। तो ये हो गया। अब आप बताओ इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे? हाँ, क्योंकि ये पीडीएफ मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पीडीएफ है 2x अपॉन थीटा स्क्वायर dx, इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर दूंगा और आप देखो ये 80% आएगा, क्योंकि मुझे याद है शायद यही आंसर आता है, मैंने पहले भी सॉल्व किया है। तो होगा क्या, तो पहले ऐसे नहीं मतलब किया था, पर आपने x y थीटा का अप्रोच भी दिया था। हाँ ये एक मेथड ये था, दूसरा मेथड में ट्राई किए थे कि y x अपॉन थीटा है तो एफ वाई का पीडीएफ निकाल लो आप, तो उससे एक वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करना है कौन सा है, मतलब कॉन्फिडेंस। ऐसे करके तो सर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। नहीं वो आपको क्या ही टाइम लगेगा इतना करके, वो सब में करना तो पड़ेगा ना, बाकी क्या कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो आपने जो वो x y थीटा लिया था वही सर स्टेप, तो उससे करके देखिए आप, मतलब वो भी तरीका हो सकता है। मैंने सॉल्व chi² फॉर्मेट में आ रहा था, फिर उसको सर उसका पुट करने से डाटा x अपॉन थीटा क्या, x की वैल्यू 0 से 1 में आ जाएगी उस केस में। लेकिन आप करके देखो ना, क्वेश्चन ये बताने से नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप करके देखो क्या आता है। क्योंकि मैं कई बार सॉल्व करता हूँ, मुझे याद थोड़ी है कि मैं कैसे, जैसे दिमाग समझ आता है वैसे करता हूँ। तो एक तो ये तरीका आ गया, दूसरा वैसे भी सोच सकते हैं, पाइवट क्वांटिटी है तो पाइवट क्वांटिटी क्या होता था वहां पे, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर हो, ये होता है ना। तो इससे आप देख लीजिए इसका पीडीएफ क्या आता है, इससे भी हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 x की जगह रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, फिर dx अपॉन dy, dx अपॉन dy करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर कट गया, 2y आ गया। 2y आने का मतलब ये तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर, है ना, x फ्रॉम 0 y फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा, y फ्रॉम 0 to 1। मतलब मैं इसका पीडीएफ निकाल रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके पीडीएफ निकाल रहा हूँ, तो उससे आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखो, नहीं तो पूछो एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ना, पहले लेकिन सॉल्व करके आना, ऐसे नहीं कि बता रहे हो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, जब आपको लगता है हो जाएगा तो सॉल्व करके मुझे बताओ कि हो गया है, ऐसे करके। नहीं तो फिर मैं नया तरीका ढूंढूंगा। ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया है कि x1 x2 x7 क्या है, रैंडम सैंपल है, नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन 0 है, वेरिएंस थीटा है। अब आपको x1 स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, ये कुछ ऐसा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रखो, प्लस x3 स्क्वायर से x7 स्क्वायर तक। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0, तो पहले थीटा स्क्वायर से डिवाइड करो पहले, तो मतलब आप क्या करो, कोशिश करो, यहाँ पे बता रखा है कि xy इज नॉर्मल 0 थीटा, ये ना, हाँ सर बाई थीटा स्क्वायर और पूरा का थीटा स्क्वायर बाई 2 और एक के पास बाई 7 करके सर आ जाएगा सर, वो 1 हो रहा है सर, ठीक है ना। यहाँ से थीटा, इसको थीटा से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा आपका काई स्क्वायर 2, तो ये काई स्क्वायर 2 और ये है काई स्क्वायर 2 और काई स्क्वायर 7, तो काई स्क्वायर को आप गामा में लिख लो। सर आपने काई स्क्वायर 2 को अलग क्यों किया? जी क्योंकि ये डिपेंडेंट है दोनों। आपको लग रहा होगा आप क्या करोगे, काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 9, काई स्क्वायर 7, काई 7 यहाँ 5 होगा ना, काई स्क्वायर 5,
अच्छा आपको लग रहा होगा काई स्क्वायर 2 अपन काई स्क्वायर 7 कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड आ जाएगा। ये गलत होगा ये अप्रोच। क्यों गलत होगा? क्योंकि काई स्क्वायर ये आपको लग रहा होगा f बना देंगे आप f27 ना, हाँ लेकिन सर वो तो डायरेक्टली 7 ही आ रहा है तो सर। हाँ यही तो गलती आपको एग्जाम वाला चाहता है आप करो, आप यही कर रहे हो क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप। उस थ्योरम में ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या ये और ये इंडिपेंडेंट दिख रहा है आपको? सर क्यों नहीं इंडिपेंडेंट है? वो तो 7 डिग्रीज है, वो तो 2 डिग्रीज है। लो यहाँ पे x1 x2, यहाँ x1 x2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी होता है क्या? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर से x7 स्क्वायर दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में आएगा। क्या रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? अच्छा और उस हिसाब से पता है आपका b ट्रू आ जाएगा, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और आप जो कह रहे हो आपके हिसाब से ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा। एक्चुअली मैंने यही किया था, ट्रू किया था। हाँ तो एग्जाम में यही करके आओगे, गलत होगा नहीं तो सीखना है हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। सर ए को ट्रू कैसे करेंगे, मतलब ए को कैसे प्रूव करेंगे इंडिपेंडेंट को? हाँ ये थ्योरम है, तो ये यहाँ पे क्या है कि k और ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एक थ्योरम ये है कि x अपॉन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम है किसके लिए? गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। तो ये जो काई स्क्वायर है ये गामा का स्पेशल केस है, क्योंकि काई स्क्वायर 2 जैसे है तो गामा 4 1/2 हो गया। सॉरी गामा 1 काई स्क्वायर है ना, तो गामा 1 1/2 हो गया। ये गामा 1 1/2 गामा मतलब 5/2 1/2। तो गामा में ये थ्योरम है कि x अपॉन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इससे ये हो जाएगा। ओके तो उससे ये प्रूव हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा पहला वाला। अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या आएगा, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। तो ये आपका है गामा 1/2 1/2, सॉरी गामा 1 1/2 गामा 1 फर्स्ट काइंड आ जाएगा। हाँ 1,5 यस, तो ये आपका बीटा फर्स्ट काइंड 1,5/2 आएगा। अब बीटा फर्स्ट काइंड आ गया तो यहाँ से मीन निकाल लेंगे आप, मतलब मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे ना। तो एट लास्ट में क्या बता रहा हूँ, k का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला बीटा फर्स्ट काइंड 1,5/2, तो उसे मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, और मीन वेरिएंस के हेल्प से ek स्क्वायर आ जाएगा। शायद चेक कीजिए, ये भी ट्रू आता होगा, चेक कर लीजिए। यस सर ट्रू। हाँ ठीक है ना। तो मेन क्या बच्चा यहाँ जल्दीबाजी में गलती यही करेगा, काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 7, तो 2 7 से डिवाइड करके उसको लगेगा कि ये सही लिखा हुआ है। उनको पता है कि यही बच्चा गलती करेगा, इसलिए ये लिख के भी दिया है स्टेटमेंट, यही गलती करेगा वो। तो ये तब होता है जब यहाँ 3 से स्टार्ट होता, मान लो x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर x9 स्क्वायर तक होता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता बी वाला। अगर यहाँ x3 से क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाता फिर वो, तो उस केस में ट्रू होता। यहाँ आपके पास जो पहला है ये आपका लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता ही ना आप लोगों को, लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव पीडीएफ लाप्लास है, then there exists IID random variable x1 x2 such that this has same distribution। हाँ जी तो बताइए कि क्या आपको याद, x2 has same distribution सर। पहले तो ये बताओ x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब किसका? रुको there exists x1 x2, क्या मुझे x1 x2 ऐसा मिलेगा? तो एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 1, तो वो डबल एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये क्या है? डबल एक्सपोनेंशियल तो है, ठीक हाँ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा सर। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ये x का पीडीएफ है डबल एक्सपोनेंशियल, पैरामीटर इसका है म्यू 0 है और b के जगह 1 है, तो 0 1 मतलब स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। और बोल रहा है क्या मुझे ऐसा दो रैंडम वेरिएबल मिलेगा जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन और ये x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाए, तो हाँ डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज लाप्लास, तो उससे हो जाएगा, ये ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ बोल रहा है कि आपको एक पीडीएफ दे दिया इन्होंने, यूनिफॉर्म है -2 से 2 है ना, ये जो है y जो है यूनिफॉर्म -2 से 2 है।
अब कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट आईआईडी रैंडम वेरिएबल y1 y2 सच दैट yn y1 minus y2 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए क्या ऐसा होगा? सर नॉट नेसेसरी सर। अच्छा मुझे बताओ y1 है -2 से 2 में, y2 है -2 से 2 में, तो y1 minus y2 का सपोर्ट क्या होगा? सर उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें y1 minus y2 कुछ अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन। अरे मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ सपोर्ट क्या होगा? अच्छा सपोर्ट -4 से 4 तक होगा। सो मैं सपोर्ट ही तो नहीं होगा उसका, अब 0 हो जाएगा तो। ठीक है ना, और y1 -2 से 2 में दोनों को ऐड कर देंगे तो y1 minus y2 जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन -4 से 4 में होगा। अब बताइए टू रैंडम वेरिएबल है, मान लीजिए y1 y2, उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन दोनों का सपोर्ट सेम होना चाहिए, डिफरेंस हो सकता है? अगर दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का सपोर्ट सेम होना चाहिए, दोनों का सपोर्ट अलग हो सकता है? सेम ही होगा ना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो y है उसका सपोर्ट है -2 से 2, और y1 minus y2 का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा -4 से +4। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि y1 minus y2 और y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो ये फॉल्स कह रहा है। अब यहाँ वो लॉजिक लगा सकते थे कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, डिफरेंस कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन x का सपोर्ट कोई भी रियल नंबर था, तो x का सपोर्ट एंड x1 minus x2 का सपोर्ट सेम है, तो सिर्फ सपोर्ट होना ये गारंटी नहीं दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, लेकिन आगे फर्दर इसमें ये भी है कि डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज लाप्लास, तो ये ओके है। यहाँ क्या है, इसका सपोर्ट ही इक्वल नहीं है, y का और इसका सपोर्ट ही इक्वल नहीं है, तो दोनों आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूट कभी हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, तो इसीलिए गलत है, ये फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। सर जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है y1 minus y2 को, तो ऐसे सपोर्ट के लिए है -y2 का सपोर्ट -2 से। नहीं वो मैं ऐड कर रहा था, ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, तो मैं क्या कर रहा था, मुझे y1 minus y2 का सपोर्ट चाहिए था, मैंने कहा y1 प्लस में -y2, तो मैंने y1 का रेंज देखा -2 से 2 है, और -y2 का रेंज भी -2 से 2 ही होगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा ऐसे। नहीं वैसा करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ, सो y1 minus y2 जैसे ऐसे लिखा सपोर्ट -2 से 2 एंड देन -2 से 2, फिर y1 minus y2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ वो तो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम होगी। इनइक्वालिटी ऐड करना ओके है, जैसे आपने इनइक्वालिटीज के रूल्स पढ़े होंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 2 1 से 3 के बीच है, 5 4 से मान लीजिए 6 के बीच है, आप ऐड करेंगे तो ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि 7 is 5 to 9 है, बट डिफरेंस लेके देखिए क्या मिलेगा। यस सर, तो डिफरेंस में प्रॉब्लम होगी, यू कैन नॉट टेक डिफरेंस, वहां आपको प्रॉब्लम होगी, तो वहां आपसे आएगा कि -3 मोर देन -3 लेस देन -3, ये क्या है, तो मीनिंगलेस हो गया, तो गलत कह रहा है, इक्वालिटी लगाएंगे मैंने, तो डिफरेंस आप नहीं ले सकते। सम ओके है, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, फाइन, तो ये ओके है, बट डिफरेंस नहीं ले सकते। तो इसलिए मैंने सम करने से पहले -y2 का रेंज निकाल दिया, फिर अब इसको ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो उससे मुझे सपोर्ट मिल गया y1 minus y2 का। चलिए ये बोरेल कैंटिलीलेमा एक थ्योरम है ना, उस पे है ये क्वेश्चन, बोरेल कैंटिलीलेमा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप साथ में गूगल कर सकते हैं या बुक में खोल कर देख सकते हैं, जब आप घर पे कर रहे हैं आपको नहीं पता पीछे की स्टोरी क्या है, तो पढ़ लो फिर सॉल्व करो। तो ये इन्फिनिटली ऑफन जो वर्ड आता है, ये हमारे सिलेबस में एक ही थ्योरम है जहाँ पे ये वर्ड आता है, वो है बोरेल कैंटिलीलेमा, है ना। तो आप उसको देखिए क्या होता है, बोरेल कैंटिलीलेमा। सो बोरेल कैंटिलीलेमा आप थ्योरम देखिए एंड देन आप जस्ट अप्लाई कीजिए, क्या होगा।
तो ये x1 x2 xn जो है IID है, टाइम है ना, हाँ, तो ये IID रैंडम वेरिएबल है विद इंफिनिटी ओपन लिखा हुआ है, व्हिच द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो सिंपली क्या होता है इसमें, तो इसमें एक ये होता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI है ना, आई फ्रॉम मान लीजिए 1 to जो भी है, यहाँ पे M to है ना 1 to n, अगर ये 1 to infinity, अगर ये फाइनाइट है तो क्या होता है, जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इनफिनिटली ऑफ n इज 0। हाँ, और दूसरा केस है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI आपका इन्फिनिटी है तो प्रोबेबिलिटी फिर ऑफ, वो 1 होगा। हाँ, इनफिनिटी इनफिनिटी ऑफ n इज 1। तो आपको यही बस चेक करना है किसका समेशन जो है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड है एक में, कोई दिक्कत नहीं, अब बस ये देखना है कि ये इवेंट AI है या AN बोल दो आप, तो आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ AN निकालना इन चारों ऑप्शन में, है ना। तो हालांकि ये और ये तो सेम ही है और ये सेम ही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ AN पहले निकालना है, ये तो निकाल लेंगे ना आप लोग, क्योंकि xn का डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे। अच्छा क्या होगा, एक मिनट, यहाँ क्या बोल रहा है, विथ मीन 1/2, इसने कहा है x1 x2 xn इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 1/2। तो मीन 1/2 मतलब PDF है 2e⁻²x, ये मीन है। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, xn लेस देन ε/2 log n ln n, तो ये प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल पाएंगे हम लोग। फिर इस पे समेशन ले लेंगे n फ्रॉम 1 to infinity। वास्तव ये बस देखना है आपको कि ये जो समेशन है ये फाइनाइट आ रही है कि इनफाइनाइट आ रही है, फाइनाइट आ रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये थ्योरम लगाने, समझ आ रहा है ना, लगा लोगे, ये मैं पूरा करके दिखाऊं, बस ये लगा के देखिए आप, आपको हाँ यही देखना है कि आपको ये वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है इनफाइनाइट, पहले प्रोबेबिलिटी निकालो एक्सप्लिसिटली n के टर्म में आएगा ये इससे यूज करके, उसके बाद आप निकालो, फिर देखो सीरीज जो है वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, डाइवर्जेंट है तो 1 हो जाएगी। वही देखना आपको कि सर ये ε/2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपने कैसे ε/2 किया, मैंने कहा लिया तो ऑप्शन में दिया है, मतलब वो कैसे आ रहा है सर, वो एक भाई ये थ्योरम लगाओ ना, यहाँ पे दिमाग वाग नहीं है क्या, AI इनफाइनाइटली ऑफ n, तो जो इनफाइनाइटली ऑफ n के पहले है वो AI है, तो इसको मैंने AN बोल दिया, ये AN है मेरा, देख क्या लिखा हुआ है AN, I में वहां लिख रहा हूँ लेकिन N है, N लिख लो आप I की जगह, AN इनफाइनाइटली ऑफ n। आप पहले बोरेल कैंडिलेवा का थ्योरम दे स्टेटमेंट देखो, इसको ट्राई करो, इसमें क्या है, जैसे ये मैंने कुछ थोड़ी लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा वही यहाँ लिखा हुआ है, और ये वही तो मैं बोल रही हूँ ε/2 कैसे, अरे ये हमारा सरदर्द थोड़ी है कैसे आया, हम ये क्यों सोचे कैसे आया, हमें इन्होंने दे रखा, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, ये हमारी हमें तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें क्या है ln n है ना, हाँ मतलब वो तो P of AN कैसे, मतलब वो तो मतलब क्या है, हाँ, तो आप पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, आपको थ्योरम नहीं आता है ठीक से, आप पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखो तो आप कंपेयर कर पाओगे कि थ्योरम में किसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो आपको थ्योरम पता ही नहीं है क्या है, थ्योरम में किसकी जरूरत है, कैसे पता लगेगा क्या है AN, यहाँ लिखा हुआ है AN इनफिनिटली ऑफ n, तो मिट गया, तो ये है, तो थ्योरम पहले आप थ्योरम देखो, उससे समझ आएगा कि दिस ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इनफिनिटली ऑफ n, तो ये AN मेरा ये इवेंट है, अब मुझे AN की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो AN में अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो दिया हुआ है वही यूज कर रहे हैं। अब हमें इससे मतलब थोड़ी ε/2 है, एप्सिलॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमें क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नहीं सर, वो लेस देन और ग्रेटर देन में कुछ मतलब है, मतलब AN जो ले रहे हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन में तो कुछ है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक के लिए निकालो ना, मैंने AN अभी क्या लिया है, लेस देन वाला, ये लेस देन वाला लिया है, आप मोर देन वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइनाइट आ गई तो जो AN आपने लिया है उस AN की प्रोबेबिलिटी अगर फाइनाइट आ गई तो 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट आ गई तो 1 हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप AN ये लो, ये लो, ये लोगे तो इसका आंसर आएगा, ये वाला लोगे तो इसका आंसर आएगा, आपको देखना है, एक एक करके टेस्ट करना है, एक बार AN ये कंस्ट्रक्ट करो, दूसरी बार AN ये कंस्ट्रक्ट करो, लिख के देखो ना, मैं हवा आप बातें कर, लिख के काहे देखते आप, पहले आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो एक बार,
कि बोरेल कैंटिलेमा क्या होता है, पूरा प्रॉपर्टी स्टेटमेंट लिखो थ्योरम का। अब उस थ्योरम पे इसको फिट करने की कोशिश करो, कैसे फिट होगा। आपको स्टेटमेंट याद है, बताइए। मैं पहला ऑप्शन सॉल्व कर देता हूं। देखो मान लो ये मेरा an है, दिस इज माय an, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ an, आपको ये निकालना आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ an। ये क्या है, 1 माइनस CDF हो जाएगा, तो e की पावर माइनस, ये क्या था PDF इसका, माइनस एप्सिलॉन बाय 2 हाफ। लिख के बताओ, लिख के बताओ, पहले लिख लो नोटबुक फिर बताओ, वैसे नहीं तुक्का मत लगाओ। ठीक है ना, तो ये PDF था हमारे पास 2e की पावर माइनस 2x, यही है ना, मीन 1/2 है इसका, तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम और x की जगह हम ये डेटा यूज होगा सर e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n होगा, और ये किसके इक्वल आएगा, वो इसका वो हाँ 1/n एप्सिलॉन। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ an आ गया। अब मुझे देखना था प्रोबेबिलिटी ऑफ an का सम जो है वो क्या होगा। हाँ सर, हाँ सर वो p सीरीज में आ जाएगा ना। तो मैंने चूंकि किसके लिए स्टार्ट किया, मैंने पहले ऑप्शन के लिए स्टार्ट किया है, तो पहले ऑप्शन में साइलेंट 0 से 1 के बीच है। हाँ क्या ना चाहिए, वो कर दिया ना, मोर देन था ना ये, हाँ वो तो मोर देन था तो लेस देन में 1 माइनस आता है, CDF में 1 माइनस आता है ना, हाँ तो CDF नहीं ले रहे, CDF नहीं है ना, ये तो मोर देन है, मतलब ये 1 माइनस CDF है ना, हाँ 1 माइनस CDF, और CDF के अंदर क्या आता है, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x, सो वो 1 कैंसिल हो गया। ओके ओके, हाँ तो ये मैंने an की प्रॉपर्टी निकाली और an का ये 1/n प्लस एप्सिलॉन है। अब बताइए ये सीरीज क्या है, सीरीज का सर हो जाएगा सर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। अरे क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, हाँ सर कन्वर्जेंट है एप्सिलॉन डाइवर्जेंट है, ये दिमाग में लगाते नहीं हो। सो p टेस्ट में p अगर लेस देन 1 है तो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 में सर डाइवर्जेंट होगा, लेकिन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये है, तो ये डाइवर्जेंट है इसके लिए, तो इस एप्सिलॉन के लिए ये डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ an इनफिनिटली ऑफन क्या हो गया, ये सर वो 0 हो जाएगा, 1 होगा। पहले थ्योरम ठीक से देखो। लो हर बार तुक्का लगाती है, तो आप कुछ प्रॉपर, आपका कोई ना कॉन्सेप्ट है ना डेफिनेशन पता है ना थ्योरम पता है, बस कुछ भी बोलना है। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलते हो ना, दिक्कत ये है कि कोई बिना कोई लॉजिक के कुछ भी बोलना है। अभी थ्योरम बताया था हमने कि सम इनफिनाइट है तो 1 होगा, सम फाइनाइट है तो 0 होगा, तो थ्योरम देखो ना प्रॉपर रीजन के साथ बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है 1 है, पूछा गया था ट्रू है, तो ये तो ओके है। अब यहाँ पे देखिए ये था एप्सिलॉन मोर देन 1 है, तो जब एप्सिलॉन मोर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, और कन्वर्जेंट हो जाएगी ये सीरीज, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, है ना। तो ये कह रहा है कि 1 है, तो ये गलत कह रहा है। अब लेस देन की बात करते हैं, तो यही चीज अब लेस देन के लिए निकालना पड़ेगा मुझे, तो क्या होगा 1 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस n माइनस दिस, है ना, तो हाँ ये कुछ ऐसा बनेगा दूसरे केस में। इस वाले केस में जब मैं लूंगा लेस देन वाला, तो यहाँ CDF आ जाएगा, तो 1 माइनस यही चलेगा, 1 माइनस ये चलेगा। अब मुझे इसका सीरीज देखना था, वो लेंगे तो इन्फिनिटी माइनस 1/एप्सिलॉन, वो तो एप्सिलॉन चाहे 0 से 1 के बीच हो, चाहे एप्सिलॉन 1 से ज्यादा हो, ये इन्फिनाइट ही आना है, क्योंकि 1 माइनस है ना, तो 1 की सीरीज तो हमेशा वो होगी। तो ये जो 1 माइनस 1/n की पावर एप्सिलॉन की सीरीज है, ये 1 माइनस है, तो सीरीज 1 पे तो सम हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, दूसरा इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, तो हमेशा डाइवर्जेंट रहेगा, तो इसमें हमेशा डाइवर्जेंट ही रहेगा। तो डाइवर्जेंट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नहीं डाइवर्जेंट, वरना डाइवर्जेंट है तो 1 आ जाएगी, तो 1 आ गई, तो दोनों केस में 1, ये दोनों ट्रू है।
तो एप्सिलॉन चाहे 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, दोनों केस में ये डाइवर्जेंट ही रहेगी बिकॉज ऑफ दिस 1 माइनस है ना, तो 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम ऐड होगा, इंफिनिटी हो जाएगी। तो ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट रहेगा वेदर एप्सिलॉन इज बिटवीन 0 और 1, तो दोनों डाइवर्जेंट है तो 1 हो गया। तो ये 3 ऑप्शन ट्रू। ऑप्शन चेक कीजिए क्वेश्चन पेपर में जाके ऑफिशियल आंसर की में, देखिए क्या है। अब ये सब मैं अगले क्लास में करता, मैं चाहता हूँ डिस्कस कर लूं, टाइम है ना एक बार ये। अब अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन में 20 मिनट 10 मिनट इसी में लग जाता है, पर डिस्कस नहीं कर पाते ये। तो अब ट्राई, ए बी डी सब ठीक ही है। ठीक है ना, ट्राई करके आओ फिर डाउट पूछो। ये है, ये भी ऐसे ही है। आपको यहाँ चेक करना है कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी या मीन, ट्राई करो, ये सब क्लास में कर चुके हैं ये। यहाँ पे आपके पास ये एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू दे रखा है, एन कोई मैट्रिक्स है, mn plus n ट्रांसपोज m3i है, तो which of the following cannot be the eigen value of n। ठीक है, टाइम तो हो गया है, आप लोग ट्राई करके आओ। तो कल क्या करते हैं, तो जो लोग एटलीस्ट सिंसियर हो, जिनको सीखना है या आगे कुछ एटलीस्ट वो लोग, आप लोग 2023 जो गेट का पेपर है वो, और 2022 जो गेट का पेपर है वो, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 दोनों पेपर के टोटल 130 क्वेश्चन हो गए। आप देख लो कल तक अगर कर पाओगे तो कल शाम तक इसको फिनिश करके कल इवनिंग में जो भी डाउट्स हो आप ट्राई करके पूछो, है ना। तो ट्राई करके आओ और फिर इसका अब डाउट्स कल पूछो। आप चाहो तो ग्रुप में जब आपके हो जाए एक जगह पहले कलेक्ट कर लेना और एक साथ ग्रुप में पोस्ट कर देना ये क्वेश्चन डाउट है, ताकि मैं पहले से देख लूं। अगर टाइम मुझे दोगे तो मैं देख लूंगा क्या है, फिर डाउट बताने में आसानी होगी। तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा, तो सोचने में टाइम लगेगा। ये है सर आप आज जो क्लास खत्म हो गया है आईटी जैक का, उस क्लास में क्या होगा कि आपने बोला मॉक टेस्ट चलेगा ना अब तो। अच्छा हाँ। अब कल से 7 to 9 डेली मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, जो मॉक टेस्ट चल रहा था, जो पोर्टल पे 100 टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, है ना, 60-70 आई थिंक हो चुका, 70 वो 70 प्लस हो चुका है। तो वो उसका आप डिस्कशन फिर से फुल लेंथ टेस्ट जो हमने 1 2 3 किया था, तो अब फुल लेंथ टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कशन उस बैच में होगा। मैं भी ग्रुप में पोस्ट करूंगा कल। तो कल फुल लेंथ टेस्ट 4 का सॉल्यूशन डिस्कशन होगा 7 to 9 में। 9 to 11 में आप ये करके आइए, इसका डिस्कशन होगा ना। बहुत मेहनत करने को है आपको, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना सीखोगे, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ट्राई करके आइए दोनों पेपर।